नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी द्विवेदी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ अपना अगला विषय लेकर। आज का विषय है गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता भूल गलती। मैं भूल गलती कविता का वाचन एवं व्याख्या प्रस्तुत करूँगी। उसके पहले थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। भूल गलती कविता गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा है में संग्रहित है। गजानन माधव मुक्तिबोध की इस कविता का अर्थ समझने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस कविता में फारसी बहुल शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जिससे भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि शायद मुक्तिबोध मुगलिया दरबार की किसी घटना के बारे में कविता लिख रहे हैं, लेकिन इसके जरिए वे केवल मध्ययुगीनता का वातावरण तैयार करना चाहते थे, जिसमें शासक की क्रूरता, बुद्धि, विवेक और ज्ञान सबके ऊपर शासन करती है। सुल्तान के दरबार का समूचा वर्णन वस्तुतः अप्रस्तुत है, प्रतीकवत आया है और असली कथा गलती और ईमान के बीच विरोध के इर्द गिर्द चक्कर काटती है। भूल गलती कविता। भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के, चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आँखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें, बेजुबां बेबस सलाम में, अनगिनत खंभों व मेहराबों थमे दरबारे आम में, सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी व एक ऊंचा कद, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के, वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश। कवि कहता है कि हमारे व्यक्तिगत अथवा सामाजिक जीवन की जो भूलें और गलतियां हैं, वही आज लोहे के कवच से अपने आप को सुरक्षित बनाकर दिल के तख्त पर बैठ गई है और शासन चला रही है। आज का जो शासन है, उसमें शासक न सिर्फ खुद लौह कवच धारण किए हुए, बल्कि लोगों पर आतंक जमाने के लिए उसने भांति भांति के हथियार भी एकत्र कर लिए हैं। उसके हथियारों की चमक दूर दूर तक दिखाई देती है और उसकी आंखों से भी ऐसी रोशनी निकल रही है जैसे किसी नोकदार तेज पत्थर की नोक पर चिलक रही हो। उसके आतंक के समक्ष सबने समर्पण कर दिया है। सामने लोग कतारबद्ध सलाम की मुद्रा में झुके हुए हैं और उनका गूंगापन उनकी बेबसी है। ये समूचा दृश्य एक ऐसे दरबार में घटित हो रहा है जो अत्यंत भव्य है। उसमें अनगिनत खंभे हैं और उन खंभों के बीच अनगिनत मेहराबें पड़ी हुई हैं। दरबारे आम में वह जगह थी जहां बादशाह जनता के समक्ष अपने निर्णय सुनाता था। शासक को जिस अपराधी के बारे में फैसला सुनाना है, वह स्वयं ईमान है। तात्पर्य यह है कि गलती के शासन के लिए ईमान को कैद करना जरूरी हो जाता है। कैद करके हथकड़ी पहनाकर ईमान को शासक के सामने खड़ा कर दिया गया। कैद का चेहरा यानी कैदी का चेहरा घावों की आड़ी तिरछी लकीरों से कटा पिटा है और ये घाव उसकी बेचैनी के हैं। इन घावों के कारण उसका चेहरा इतना भयानक हो गया है कि जिस पर नज़र डालने से दिल कांप उठता है और हाय निकल जाती है। ऐसा नहीं कि घावों अथवा कैद होने के कारण उसका कद छोटा हो गया हो, बल्कि उसके जिस्म पर कपड़ों की जगह गरीबी और परेशानी के चिन्ह लत्ते मात्र लटक रहे हैं और खून के लंबे दाग भी उन लत्तों पर दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उसका स्वाभिमान सुरक्षित है। जहां अन्य सभी लोग निगाह झुकाए हुए हैं, वहीं वह सिर ऊंचा कर सीधे शासक की आंखों में आंखें डालकर देख रहा है और निडर है। उसकी आंखों से भी अग्नि स्फुलिंग के समान नीली बिजली के टुकड़े निकल रहे हैं। चतुर्दिक खामोशी पसरी हुई है, लेकिन शासक के आतंक और कैदी की निडरता के बीच आंखों ही आंखों में संवाद जारी है। सब खामोश, मनसबदार,
शायर और सूफ़ी अल गज़ाली, इब्ने सिन्ना अल बरूनी, आलिमो फाजिल सिपह सालार, सब सरदार हैं खामोश। नामंजूर उसको ज़िंदगी की शर्म की सी शर्त, नामंजूर हठ इनकार कर सिर तान खुद मुख्तार। खामोश। कवि कहता है कि गलती ने ईमान को कैद कर लिया है। इस अन्याय को देखकर भी सभी दरबारी जुबान बंद किए हुए हैं। तमाम मनसबदार अर्थात पदवीधर, तमाम कवि और सूफी अर्थात संत, तमाम दार्शनिक, अल गजाली तसव्वुफ का दार्शनिक है, तमाम ज्योतिषी, इब्ने सिन्ना एक ज्योतिषी है, तमाम इतिहासकार, अल बुरूनी एक प्रसिद्ध इतिहासकार था, सभी ज्ञानी, आलिम, फाजिल इस्लामी शिक्षा की डिग्रियां हैं जो क्रमशः बीए और एमए के समतुल्य हैं। सभी सेनापति, सरदार अर्थात सभी शिक्षित, सुसंस्कृत और नेतृत्वकारी लोग चुप हैं। नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त, नामंजूर हठ इनकार कर सिर तान खुद मुख्तार। दूसरी तरफ ईमान से कहा गया है कि यदि कुछ शर्तें मान ले तो इसे जिंदगी बख्श दी जाएगी, लेकिन जिस शर्त को मानने में उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ऐसी शर्त मानकर उसे जिंदगी नहीं चाहिए। वह समर्पण करके शर्मनाक जीवन नहीं बिताना चाहता। कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह, सुल्तानी जिरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का। वो रेत का सा ढेर शाहनशाह, शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना जमाना सांप का काटा। भूल आलमगीर मेरी का आपकी कमजोरियों के स्याह, लोहे का जिरह बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार आली जाह। वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता। करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते तामझाम में, शाही मुकाम में। कवि कह रहा है कि वह हठपूर्वक इनकार कर सिर ताने खड़ा हुआ है। वह तो अपनी शर्तों पर जीवन बिताएगा, अपना निर्णायक वह स्वयं है। इस समूचे दृश्य को देखकर कोई सोच ही सकता है कि इस बादशाहत के दिन अब गिने चुने हैं। इस पर मौत के काले बादल छाए हुए हैं। जो रक्षा कवच लोहे का बना हुआ दिख रहा है वह दरअसल मिट्टी का है, और जो बादशाहत है उसमें भी पुरानी अकड़ नहीं, अब तो वह रेत की तरह भुरभुरा हो गया है। तथा पहले की जो बादशाही धाक थी उसमें अब कोई दम नहीं रहा, अब वह सन्नाटे की तरह खोखली हो गई है। लेकिन इस सोच के खिलाफ सावधान करते हुए कवि कहता है कि सांप कितना भी मरियल दिखे, उसके काटने से जहर चढ़ेगा ही चढ़ेगा, और लोग जानते हैं, इसीलिए आतंकित भी हैं। यहाँ कवि संकेत से सामंती व्यवस्था के बारे में बता रहा है। सन 1952 के जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के बाद ऐसा लगने लगा था कि पुराने जमींदारों का फन कुचल दिया गया, उनके विजदन उखाड़ लिए गए। लेकिन इसी असावधानी का विरोध करते हुए कवि कहता है कि नहीं, अब भी उसमें पर्याप्त मारक क्षमता बची हुई है। यह भूल रूपी बादशाह अब भी ताकतवर है, तो इसका कारण ये है कि ये हमारी आपकी कमजोरियों से अपनी ताकत प्राप्त किए हुए। गलती का शासन इसीलिए स्थायित्व प्राप्त कर लेता है कि हम सब अपनी कमजोरियों के चलते उसका विरोध नहीं करते। शासक का जो काले लोहे का रक्षा कवच है वह हमारी आपकी कमजोरियों से ही निर्मित है। उसे पहनकर वह और खूंखार हो गया है। उस शासक की जिसे आली जाह कहा जाता है, असलियत यही है कि वह क्रूरता से भरा हुआ है। ईमान को तो उसने कैद कर लिया है, सच की भी आंखें निकाल डाला। सच्चाई और ईमानदारी का दमन करके ही गलती अपना शासन चला रही है। जितनी भी कोमल भावनाएं हैं दिल की बस्तियों में, उन सबको वह खत्म कर देना चाहता है। तभी तो क्रूरता को वैधता प्राप्त होगी। इस तरह चारों तरफ से वह हमें, हमारी चेतना को घेर लेता है। हमारे पांवों के नीचे कोई ठोस आधार नहीं रह जाता। हम बेसिर पैर के हो जाते हैं, न सोच पाते हैं न चल पाते हैं। उसका जो सरकारी तामझाम है, पद प्रतिष्ठा के जो तमाम अवसर हैं, उन्हीं के लालच में उसके गुलाम बनकर रह जाते हैं। बुद्धिजीवियों की बुद्धि को खरीद कर वह उन्हें अपना नौकर बना लेता है, और वे उसकी क्रूरता के विरुद्ध कुछ नहीं बोल पाते हैं। भूल आलमगीर मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह, लोहे का जिरह बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार आली जाह। वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता।
करता हमें वाघेर, बेबुनियाद बेसिर पैर। हम सब कैद हैं उसके चमकते तामझाम में, शाही मुकाम में। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार, बख्तर बंद समझौते वहम कर रह गए। दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दो मुँहे पने के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे। दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दो मुँहे पने के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे। दढ़ियल सिपह सालार संजीदा सहम कर रह गए। लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा। अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि वह बेनाम बेमालूम दरों के इलाके में, सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। कवि कहता है कि शासक जो स्वयं गलती है, उसने जो स्वयं ईमान है उसको कैद कर लिया है, फिर भी जनता चुप है। दरबारी खामोश हैं और बुद्धिजीवी जिनमें कवि भी शामिल है आधारहीन हो गए हैं। न सिर्फ वे विरोध नहीं कर सकते बल्कि करा भी नहीं सकते। लेकिन तभी जैसे किसी से गुस्ताखी हो गई हो, जैसे कराह निकल गई हो, उसी तरह एक व्यक्ति उस समूचे मोहपाश को और आतंक को तोड़कर मुक्त हो गया। मुक्तिबोध मार्क्सवादी थे और मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवादी शासन के साथ मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी भी स्वार्थवश हो जाता है। परंतु उन्हीं बुद्धिजीवियों का एक हिस्सा स्वार्थ के तर्क को तोड़कर मजदूरों के पक्ष में खड़ा हो जाता है और अन्याय के विरुद्ध मजदूरों को संगठित करने लगता है। इस प्रकार बिंब के जरिए मुक्तिबोध इसी विचार की पुष्टि कर रहे हैं। कवि कहता है कि उस व्यक्ति के भागते ही मेरी मोह निद्रा भी टूट गई और मैं लोगों से भरे हुए दरबार में संभल कर जाग गया। उस व्यक्ति के भागते ही दरबारी सहम गए। जो लोग कतारों में खड़े थे, उनका शासक के साथ जो समझौता था, उसके रक्षक हथियार स्वयं उनके स्वार्थी थे। शासक यह समझौता टूटने के आतंक से भर उठा। जो तमाम दढ़ियल सेनापति थे, उनके समूचे जीवन का अनुभव दो मुँहेपन का अनुभव था। उनके दिल में कोई और बात रहती थी, जुबान पर और कोई, तथा इस दो मुँहेपन की सच्चाई को छुपाने के लिए वे चेहरे पर गंभीरता धारण किए रहते थे। उस व्यक्ति के भागने से वे सहम गए, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस मोह और आतंक के विरुद्ध विद्रोह किया था, वह समूची किलेबंदी को तोड़कर बाहर जा निकला और छापा मार युद्ध चलाने के लिए अंधेरी घाटियों, गोल टीलों और घने पेड़ों के इलाकों में जाकर छिप गया। लेकिन वो सक्रिय है। कवि को यह एहसास होता है कि वह गुमनाम और अगम्य दर्रों के इलाकों में युद्ध के लिए तैयारियां जारी किए हुए। यह दर्रों का इलाका और कुछ नहीं, सच्चाई का इलाका है, जिसे गलती ने देश निकाला दे दिया था। इस इलाके में सच्चाई की रोशनी की तेज किरणों की सुबह फैली हुई है। जो पराजय हुई है उसका बदला कल वही विद्रोही लेगा जिसकी चेतना में सच्चाई का संकल्प है। कवि कहता है कि शासक पर काले बादल छाए हुए हैं, वही सच्चाई के इलाके में सुबह हो रही है। वह कहता है कि आज सच्चाई और ईमान की जो पराजय हुई है, उसका बदला कल वही विद्रोही लेगा जिसकी चेतना में सच्चाई का संकल्प है और जिसकी आवाज रक्त से लथपथ है। कवि को ये उम्मीद है कि शासन के समाप्त हो जाने की जो इच्छा आज कवि के हृदय में गुप्त रूप से अवस्थित है, वर्तमान आतंक के कारण प्रकट नहीं हो पा रही है, आगामी दिनों में सच्चाई का सहारा पाकर वही इच्छा ऐसे स्वर्णिम अक्षरों में प्रकट होगी